फिर चुनाव आयोग कहता है कि हम निष्पक्ष हैं। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आप एक तरफा काम कर रहे हैं। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अयोध्या का राग अलापा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए यह कहा है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को यह कह दिया है कि भाई अयोध्या पर कोई चर्चा ना हो, क्योंकि अगर राम पर चर्चा हो गई तो राम राम हो जाएगी। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश साफ तौर पर कहते हैं कि चुनाव में धार्मिक मुद्दों का जिक्र नहीं हो सकता, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता, मगर प्रधानमंत्री ऐसा साफ तौर पर कर रहे हैं। आज दूसरा मुद्दा भी आपके सामने उठाने वाला हूं दोस्तों। याद कीजिए, बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में बम धमाका होता है, 2 लोग हिरासत में हैं। अब उन 2 लोगों ने इस भाजपा कार्यकर्ता का नाम लिया है जिसका नाम है साई प्रसाद। कल्पना कीजिए, साई प्रसाद की जगह कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता होता तो कल शाम को तमाम न्यूज चैनल्स में कांग्रेस को देशद्रोही बताते हुए डिबेट्स हो रहे होते। क्या आप जानते हैं, प्राइम टाइम डिबेट्स में इसकी बिल्कुल भी चर्चा नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर एनआईए ने साई प्रसाद को हिरासत में लिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि साई प्रसाद दोषी है, मगर बड़ा सवाल यह कि अगर 2 आरोपी इनका नाम ले रहे हैं और एनआईए ने हिरासत में लिया है तो भाई कम से कम चर्चा हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कल अगर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता निकल कर आता या वामपंथी कोई कार्यकर्ता निकल कर आता तो आप किस तरह के डिबेट्स प्राइम टाइम में देख रहे होते हैं? मगर इसको लेकर पूरी तरह से खामोशी है। मैं इसकी भी चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले मैं जिक्र करने वाला हूं चुनाव आयोग के दोहरे मापदंड पर, जिसकी चर्चा किए जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको सुनवाऊंगा प्रधानमंत्री ने अपनी एक रैली में अयोध्या और राम का जिक्र करते हुए क्या क्या कहा। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहली बात, अगर कांग्रेस ये कह रही है कि भाई अयोध्या राम की बहसों में ना उलझें, तो उसकी वजह क्या है? उसकी 2 वजह है। सबसे पहली वजह, चुनाव आयोग के अपने दिशा निर्देश हैं कि भाई आप धार्मिक मुद्दों पर वोट नहीं मांग सकते। पहली बात तो यह है। दूसरी बात क्या है यहां पर, और इस पर गौर करने की जरूरत है। भाजपा चाहती है कि धार्मिक मुद्दों पर बहस हो, भाजपा चाहती है कि माहौल में और जहर हो, भाजपा चाहती है कि हिंदू मुसलमान हो। इसीलिए खुद प्रधानमंत्री राम, अयोध्या, इन तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं। और यही वजह है कि विपक्ष जो है अयोध्या राम इन मुद्दों में नहीं जाना चाहती है, क्योंकि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जो यह अपील कर रहे हैं, यह अप्रत्यक्ष तौर पर, इनडायरेक्टली धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना है तो क्या है? और चुनाव आयोग खामोश रहेगा? चुनाव आयोग भूल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी कि हमें ऐसा चुनाव आयुक्त चाहिए जो प्रधानमंत्री से भी सवाल कर सके। भूल गया आप सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि हमें ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो प्रधानमंत्री से भी सवाल कर सके। कहां है आपकी हिम्मत साहब? साफ तौर पर प्रधानमंत्री संवाद को, नैरेटिव को, चुनाव को अयोध्या राम यानी धार्मिक मुद्दों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आपकी तरफ से एक सलाह भी नहीं। चलिए, चेतावनी तो बहुत दूर की बात है, वो तो आप नहीं कर सकते हैं, मगर सलाह भी नहीं दे सकते आप प्रधानमंत्री को, एक बयान भी नहीं दे सकते आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी खुलकर मुद्दों को धार्मिक बनाना चाहती है, हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। मैं ये समझना चाहता हूं, जो पॉलिटिकल पार्टी बार बार ये कह रही है कि हम 400 सीटें ला रहे हैं, उनमें ये बौखलाहट क्यों? किस बात की बौखलाहट है? दोस्तों, मैं बात चुनाव आयोग की कर रहा हूं और मैं जानता हूं आप इंतजार कर रहे हैं रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में बीजेपी एंगल की खबर की। उसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, मगर जो और खबरें मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत दिलचस्प है दोस्तों। फैक्ट चेकर हैं
अभिषेक ने जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट से जुटाई है और यह बहुत ही शॉकिंग खबर है। आम आदमी पार्टी एक रैली की परमिशन मांगती है, मगर आप जानते हैं उन्हें अनुमति नहीं मिलती और साथ में चुनाव आयोग मां की गाली देता है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यह सबूत है आपका। देखिए दोस्तों, अभिषेक क्या कह रहे हैं? इलेक्शन कमीशन हैज लिटरली abused the candidate's representative of AAP leader Sushil Gupta and put Mia Khalifa picture in the order copy when sought permission via Suvidha website of Election Commission of India. This is not edited. I have the screen recording. Will Election Commission take any action? अभिषेक से, जो कि एक फैक्ट चेकर हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सुविधा वेबसाइट से, जब आम आदमी पार्टी के नेता के नुमाइंदे ने रैली के लिए परमिशन मांगी तो मियां खलीफा की तस्वीर डाल दी गई। और जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर मां की गाली दी हुई है और आप देख सकते हैं कि उनकी एप्लीकेशन को भी खारिज कर दिया गया है और साथ में मां की गाली दी गई है। मैं समझना चाहता हूं चुनाव आयोग से कि क्या आपकी वेबसाइट को भाजपा के संस्कारी आईटी सेल के गुर्गे चला रहे हैं? क्या अमित मालवीय आपकी वेबसाइट चला रहे हैं? और अगर अमित मालवीय और उनके गुर्गे आपकी वेबसाइट को नहीं चला रहे हैं तो मां की गालियां क्यों दी जा रही है? मां की जो गाली दी गई है वो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं दोस्तों। सोच के भी विचित्र लगता है ना कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सुशील गुप्ता, उनके नुमाइंदे रैली की परमिशन मांगते हैं और उन्हें मां की गाली दी जाती है और मियां खलीफा की तस्वीर लगा दी जाती है। अब चुनाव आयोग क्या कहेगा कि आपका वेबसाइट हैक हो गया है? मैं जानता हूं आप यही कहेंगे। और अगर आपका वेबसाइट हैक हो गया है तो इस वक्त देश में जो सबसे ताकतवर संस्था है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। यह संगोल युग चल रहा है, यह अमृतकाल चल रहा है जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स पर इस तरह की गालियां दी जाती हैं। किसको शर्म आ रही है मैं समझना चाहता हूं। मुझे यह खबर बताते हुए शर्म आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर चुनावों के अंदर अयोध्या, राम, हिंदू, मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता की रैली के लिए परमिशन मांगी जाती है, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, जैसे कि अभिषेक की इस जानकारी में स्पष्ट हो रहा है। और साथ में मां की गाली दी जाती है। खुलेआम इस तरह से हो रहा है दोस्तों, मुद्दा यह नहीं है कि गाली दी गई है, मुद्दा यह भी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक हो गई है, नहीं हो गई है, वो एक अलग मुद्दा है। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। दुनिया की नजरों में जब भी भारत में चुनाव होते थे ना, तो दुनिया की तमाम डेमोक्रेसी, तमाम देश भारत के चुनावों की तरफ टकटकी लगाए देखते थे। वो कहते थे कि इतना बड़ा देश है, इतनी विविधताएं हैं, इतने मतभेद हैं, मगर क्या खूबसूरत चुनाव होते हैं। मगर हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से चुनाव आयोग का पक्षपात दिखता है। हम अब देख रहे हैं कि किस तरह से गुप्त चुनावी चंदों के जरिए विपक्ष की जड़ें काटी गई और भाजपा लगातार मजबूत होता चला गया। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में दखल देना पड़ा और चुनाव आयोग का पक्षपात बार बार दिखाई देता है। अरे भाई, भारत की नाक कट रही है, कितनी नाक कटाएंगे? और गोदी मीडिया कितनी नाक कटाएगा? इन दो खबरों का जो मैंने जिक्र किया है, क्या आपने गोदी मीडिया में इसका कहीं पर जिक्र सुना है? अरे अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में गाली दी जाती है, इस पर आपका प्राइम टाइम पे चर्चा होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। याद कीजिए, पिछले चुनावों में, 2019 के चुनावों में चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा था कि भाई आप सर्जिकल स्ट्राइक पर वोट नहीं मांग सकते। प्रधानमंत्री ने वोट मांगा था, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जो अशोक लवासा उन पर एक्शन लेना चाहते थे, उनके रिश्तेदारों पर इनकम टैक्स के रेड हुए, पेगासस के जरिए उनके फोन की जासूसी हुई और न जाने क्या क्या किया गया उनके साथ। उन्होंने वक्त से पहले इस्तीफा दे दिया। फिर बताइए, क्या आप भी हमें दावा कर सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र जो है मजबूत है, फूल प्रूफ है? फूल प्रूफ नहीं है साहब। अगर आप यह सोच रहे हैं कि इस लोकतंत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फूल कौन है आप खुद समझ जाइए। मैं बात गोदी मीडिया की कर रहा था दोस्तों। खबर क्या आई है? एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने, जो 2 लोग पकड़े गए थे, उनके बयान के आधार पर साई प्रसाद नाम के भाजपा के इस कार्यकर्ता को हिरासत में लिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए कि अगर साई प्रसाद की जगह कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता होता, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बवाल होता।
मैं नहीं भूला हूं, गृहमंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में चुनावों से पहले कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो जगह जगह दंगे होंगे। यह किसकी शब्दावली थी? यह गृहमंत्री की शब्दावली थी। अब एनआईए ने हिरासत में लिया है भाजपा के एक कार्यकर्ता को। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसमें आपस में कोई लिंक है, मगर मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कम से कम इसकी चर्चा तो होनी चाहिए ना, प्राइम टाइम डिबेट तो होनी चाहिए। भाजपा को कटघरे में रखा जाना चाहिए, मगर नहीं साहब। और कांग्रेस यही सवाल पूछ रही है। कांग्रेस के नेता क्या क्या कह रहे हैं दोस्तों, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पवन खेरा कहते हैं, डज दिस न्यूज शॉक अस एनी मोर? वो कह रहे हैं कि अब इस खबर से लेकर मुझे कोई शॉक नहीं लगता है। यानी कि कांग्रेस ये इशारा कर रही है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी का आतंकवाद और आतंकवादियों से रिश्ते दिखाई दे रहे हैं। जयराम रमेश, राष्ट्रीय मीडिया इस पर चुप है। इस पर चुप क्यों है? वाई इज द नेशनल मीडिया साइलेंट ऑन दिस सेंसेशनल डेवलपमेंट? चुप क्यों है? कांग्रेस ने बाकायदा 3 तस्वीरें पेश की हैं और वो कह रहे हैं बीजेपी का आतंकवादी कनेक्शन। वो 3 तस्वीरें क्या हैं? तालिब अली शाह, बीजेपी का सोशल मीडिया इंचार्ज जम्मू कश्मीर, लश्कर तैयबा का आतंकवादी। दूसरा, संजय सरोज, भाजपा नेता उत्तर प्रदेश, लश्कर तैयबा के साथ टेरर फंडिंग। फिर साई प्रसाद का जिक्र, बीजेपी नेता कर्नाटक, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट से इसका लिंक बताया जा रहा है। यहां पर सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं? मार्च में बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में बम फटने के मामले में अब एनआईए ने एक बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया है। मीडिया में सुई टपक सन्नाटा है, ना कोई ब्रेकिंग न्यूज, ना छाती पीटते एंकर। भाजपा को तो मानो सांप सूंघ गया है, लेकिन हर बार आतंकवाद से इनका संबंध कैसे निकल आता है। अतुल लोंढे, महाराष्ट्र से पार्टी के नेता, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट याद होगा आपको। अब एनआईए ने तीर्थातल्ली के भाजपा नेता को गिरफ्तार किया है, लेकिन मीडिया में एकदम सन्नाटा, ना ब्रेकिंग ना रिपोर्ट। आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। देविंदर सिंह, आपको याद है ये व्यक्ति आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था और वो गाड़ी जो है दिल्ली की तरफ जा रही थी। ये वही देविंदर सिंह है जिस पर यह आरोप था कि जब 2001 में संसद पर हमला हुआ था तब मोहम्मद नाम के एक आतंकवादी को लेकर यह दिल्ली गया था। ये वो व्यक्ति है दोस्तों जो कश्मीर के अंदर कई डिप्लोमैट्स को ले गया था। उसकी तस्वीरें थी सामने। कश्मीर में डिप्लोमैट्स को लेकर यह व्यक्ति ले गया था। यानी कि इसकी इतनी उपस्थिति है, इतनी मौजूदगी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस मामले में क्या हुआ? क्या इस पर आतंकवाद की धाराएं लगाई गई? वो गिरफ्त में है, नो डाउट। और जब यह पकड़ा गया था तो बीबीसी की खबर के मुताबिक यह खबर बहुत बड़ी है साहब, आप इसमें दखल मत दो, ऐसा कथित तौर पर देविंदर सिंह ने कहा था। बीबीसी की खबर के मुताबिक खबर बहुत बड़ी है, आप इसमें मत आइए। जो पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार कर रहा था ऐसा इसने कहा था। मैं समझना चाहता हूं मीडिया इन मुद्दों की चर्चा क्यों नहीं करता। पुलवामा में हमारे 41 जवान शहीद हो जाते हैं और उस हमले से पहले 1 नहीं 2 नहीं 11 बार चेतावनियां मिली थी ऐसा हमला हो सकता है। मैं नहीं भूला हूं, उस वक्त जनरल बिपिन रावत सेना प्रमुख हुआ करते थे, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत। पार्लियामेंट के बाहर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में बड़ा हमला हो सकता है। उन्होंने कहा था हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। बार बार इस बात की चर्चा हो रही थी। वो आतंकवादी 380 किलोग्राम आरडीएक्स लेकर हमारे जवानों के पास कैसे पहुंच गया कोई नहीं जानता। और फिर हमला होता है, हमारे जवान शहीद होते हैं। भाजपा उसके बाद राष्ट्रवाद के जरिए पूरा नेशनल मीडिया सराबोर कर देता है, पूरे मुद्दे को इमोशनल बना देता है और नतीजा आपके सामने है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये मुद्दे हैं जिनकी चर्चा तो हो। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, साई प्रसाद को मैं आतंकवादी नहीं बता रहा हूं। मैं गोदी मीडिया की तरह नहीं हूं। साई प्रसाद की जगह अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता होता तो गोदी मीडिया ने कल को कांग्रेस को आतंकवादी बता दिया होता। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि मामले की हम तह तक तो पहुंचे, मगर इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। उल्टा गोदी मीडिया क्या कचरा चला रहा है मैं आपको बताता हूं साहब। कल कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज होता है साहब। उस मैनिफेस्टो की चर्चा करने के बजाय गोदी मीडिया यह कह रहा है कि अब तो बीजेपी को 400 सीटें मिलना तय है। यानी कि मैनिफेस्टो कांग्रेस का, सीटें मिल रही हैं भाजपा को। देखिए,
तमाम जो गुल्लू कालू पापा की परियां किस तरह के शोज कर रही थी। ये देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, मोदी ने फर्क समझाया, राहुल या मोदी, 24 में चलेगी किसकी गारंटी, किसकी गारंटी पर देश को भरोसा, जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री की बड़ी सी तस्वीर, बाकी छोटे छोटे लोग। करप्शन पर वार या जश्न भ्रष्टाचार, राहुल की गारंटी पर वोटर यकीन करेंगे, कांग्रेस के लिए ईवीएम के साथ वीवीपैट जरूरी, चुनावी बॉन्ड पर दाव, जीतेंगे चुनाव, कांग्रेस का चुनावी मुद्दा सिर्फ मोदी है, स्मृति को टक्कर देंगे जीजाजी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा क्या है कि मोदी की 400 सीटें पक्की हो गईं। पापा का पप्पू ये गुल्लू देखो, घोषणा पत्र के जरिए भी भाजपा को 400 सीटें दिलवा रहा है। और फिर बांसुरी स्वराज जो कि चुनाव लड़ने वाली हैं, पूरा मीडिया उन्हें प्रमोट करने में लग गया है, उनके इंटरव्यूज किए जा रहे हैं, उन्हें एक बहुत महान नेत्री बताया जा रहा है। वो बांसुरी स्वराज जो कि देश का पैसा लूटकर भागने वाले ललित मोदी की लीगल टीम में थी। हम ना भूलें जब अनिल मसीह, जिसने चंडीगढ़ के मेयर के चुनावों में लोकतंत्र की हत्या की थी, उनके वकील के तौर पर बांसुरी स्वराज थी। और मीडिया क्या खबरें चला रहा है आपके स्क्रीन पर, सुषमा जैसा तेवर, जेटली जैसे कलेवर और नरेंद्र मोदी जैसी सोच। बांसुरी को तो इन्होंने पहले से ही जिता दिया है। बांसुरी को अपनी राजनीतिक बांसुरी बजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा गोदी मीडिया उनके पक्ष में यह बांसुरी बजा रहा है। कितने शर्म की बात है ना। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं दोस्तों, यह बराबरी का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है। चर्चा एक और मुद्दे की होनी चाहिए थी, मगर उसकी भी चर्चा नहीं हो रही। आपकी स्क्रीन पर यह है रामदास अठावले। भाजपा नेताओं की मौजूदगी में कल इन्होंने जानते हैं क्या कहा, कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं वो भी हमारे पास आ रहे हैं। आरोप सिद्ध थोड़ा ना हुआ है, आ रहे हैं तो क्या हो गया, ईडी उन पर दबाव डाल रही है तो वो लोग ऐसा कर रहे हैं। खुलेआम ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है। भाजपा के नेता साथ में बैठे हुए हैं। गोदी मीडिया को कायदे से इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए थी, मगर उस मीडिया ने चर्चा नहीं की। वो क्या चर्चा कर रहा था अभी अभी मैंने आपको दिखाया। सुनिए रामदास अठावले क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जिनके ऊपर आरोप है, लेकिन वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। ईडी का मतलब उनके ऊपर आरोप है कि भाई ये इनको ऊपर ईडी लगा हो, तो ऐसे कुछ नहीं। जो हमारे पास आते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। जिस तरह हमारे दरवाजे खुले हैं, उस तरह जेल के भी दरवाजे खुले हैं। तो जब भी जाना चाहे वो जा सकते हैं। जब ईडी उनको उठाना चाहती है उठा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास आता है उनको लेने का काम हमारा है। जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी 50 एमएलए को लेकर हमारे साथ आए, हमने उनको लाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको ही उद्धव ठाकरे को धक्का देना था, उनको आकर या मुख्यमंत्री बनना था, और उनको छोड़कर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर। इसलिए एकनाथ शिंदे हमारे साथ आए। मैं शरद पवार साहब को बोल रहा था कि भाई आप इंडिया के साथ आइए, मोदी जी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। मोदी जी बारामती में आकर आपके क्षेत्र में उन्होंने आपकी प्रशंसा की है। कायदे से गोदी मीडिया को इस सवाल पूछना चाहिए और रामदास अठावले को भी यह बताना चाहिए, मुद्दा आरोप सिद्ध होने का नहीं है। छगन भुजबल जेल जा चुके हैं। अजीत पवार को जेल भेजने की बात देवेंद्र फडणवीस ने की थी। अब वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। हेमंत बिस्व शर्मा के घर पर सीबीआई ने रेड मारी थी, उनसे पूछताछ तक हुई थी। आज वो आपके मुख्यमंत्री हैं। ढेरों लंबी चौड़ी फहरिस्त है भाई। अशोक चव्हाण के बारे में आपने आरोप लगाया था कि इन्होंने सैनिकों का अपमान किया है और भ्रष्टाचार किया है। अब वो भाजपा में हैं और राज्यसभा जा चुके हैं, भाजपा के नेता होकर। ऐसी ढेरों मिसालें हैं दोस्तों। कितनी बार मैं आपको बतला चुका हूं। क्या इन मुद्दों के जरिए भाजपा को कटघरे में नहीं रख सकती थी गोदी मीडिया? खुलेआम ये बयानबाजी दी जा रही है। देखिए आज की तारीख में जो मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये जो मुद्दे ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री खुलेआम धार्मिक जो है कलेवर डालने की कोशिश कर रहे हैं चुनावों में। चुनाव आयोग की वेबसाइट में विपक्ष के कैंडिडेट्स को मां की गाली दी जा रही है। उसके बाद रामेश्वरम बॉम्ब ब्लास्ट में बीजेपी एंगल पर पूरी तरह से चुप्पी छाई हुई है गोदी मीडिया में, कोई चर्चा तक नहीं कर रहा है। तो ये मुद्दे हैं जिससे पता चलता है कि ये चुनाव किस तरह एक तरफ झुका हुआ है। और यह निहायत ही शर्म की बात है चुनाव आयोग के लिए, मीडिया के लिए,
भाजपा को तो क्या कहें, उनके सामने सब नतमस्तक हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।